हेलो, वेलकम टू किरुषा नर्सिंग क्लासेस। एक बार फिर किरुषा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में BFQHHM बाबा फरीदाबाद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के लिए हम लेके आए हैं MCQ सीरीज। जी हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड। हर एक वो MCQ आपके आने वाले एग्जाम के अंदर, पिछले भी जो एग्जाम हुए हैं, आपका कैसा एग्जाम हुआ है जरूर कमेंट कीजिएगा। और आने वाले एग्जाम के अंदर आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमने स्पेशली इस आपके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के अंदर किस तरह से MCQ आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, उन सारे पेपर पे एनालिसिस करने के बाद में सम इंपोर्टेंट MCQ और प्रीवियस ईयर के MCQ, इन दोनों को मिला के आपकी वो सेलेक्टेड MCQ हैं जो एग्जाम के अंदर आपको आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इस क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा। एग्जाम हो चुका है, अभी 2 एग्जाम और बाकी हैं इसके। पोस्टों की बात करें तो बहुत अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे आपकी। सरकारी नर्सिंग ऑफिसर बनने का ये बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर है। इसी के साथ में मैं प्रफुल्ल चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ब्यूटीफुल सेशन के अंदर। देखते हैं कि आज के इस MCQ सेशन के अंदर सबसे पहले MCQ के अंदर किस रिलेटेड से कौन से टॉपिक से हैं। आप उस टॉपिक को जरूर पकड़ेगा उस क्योंकि हमेशा एग्जाम के अंदर जब भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर अपन एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि आने वाले जो भी नेक्स्ट एग्जाम होते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आसपास आपको MCQ देखने को मिलते हैं। इसलिए हमेशा उस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप क्लियर कीजिए, जिससे आने वाले एग्जाम के अंदर आपको बहुत ही हेल्प मिले और डायरेक्टली आपको उस सफलता की सीढ़ी पे चढ़ सके। ठीक है, तो देखते हैं कि आज का फर्स्ट MCQ अपने स्लाइड के ऊपर है। केयरफुली रीड कीजिएगा और आंसर करते हैं कि क्या अपने से ये MCQ पूछना चाह रहा है। ठीक है, द फर्स्ट MCQ व्हाट आस्किंग अबाउट दिस MCQ, केयरफुली रीड कीजिएगा। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं A hospitalized patient is disoriented and actively psychotic. Which of the following will be the plan of the nursing intervention? ठीक है ना, ऐसे MCQ आपको गलत करवाने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से MCQ को समझ जाते हैं तो आंसर आपको डायरेक्टली राइट होने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं MCQ के ऊपर कि अपने से MCQ क्या पूछ रहा है। ठीक है, ए हॉस्पिटलाइज पेशेंट इज डिसऑरिएंटेड। ठीक है ना, यानी एक पेशेंट है जो हॉस्पिटलाइज्ड है और ऐसा पेशेंट जो क्या है, डिसऑरिएंटेड यानी अनअवेयर अबाउट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है ना, अपने एनवायरनमेंट के प्रति उसको कुछ भी शुद्ध नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है, वो खुद के अंदर ही। ठीक है ना, तो एन एक्टिवली साइकोटिक। ठीक है ना, साइकोटिक सिम्टम जिसके अंदर पेशेंट बेसिकली थॉट्स यानी सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर देखे, थॉट्स डिसऑर्डर के अंदर देखे हेलुसिनेशन हो सकता है, उसके अंदर इल्यूजन हो सकता है, डेल्यूजन हो सकता है। बहुत सारे साइकोटिक ऐसे सिम्टम हैं जिसके कारण पेशेंट खुद के प्रति खुद के डिसीजन नहीं ले पाता है, खुद के भले के लिए वो नहीं सोच पाता है। ऐसे पेशेंट के लिए अपन को पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्लान ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है ना, तो सबसे बेस्ट थेरेपी क्या रहने वाली है या फिर सबसे बेस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है, ये अपने से MCQ पूछ रहा है। पेशेंट साइकोटिक का है और पेशेंट डिसओरिएंटेशन का है, यानी वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। ऐसे पेशेंट को अपन क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो इसके लिए अपने से MCQ पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ अपन चलते हैं, रिक्वेस्ट दैट द पेशेंट इंटैक्ट विद पीयर। क्या ऐसे पेशेंट को अपने समकक्ष जो पेशेंट ऑलरेडी उसी की तरह साइकोटिक हो या फिर डिसओरिएंटेड हो, क्या ऐसे पेशेंट को ऐसे दूसरे के साथ में रखना सॉल्यूशन होगा? जी नहीं, ऐसे पेशेंट को जो ऑलरेडी ऐसा पेशेंट जो फुल सेल्फ सेंटर है और दूसरा पेशेंट भी उसके जैसा हो जाएगा तो कुछ भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है, ये उल्टा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने वाला। तो ए ऑप्शन तो डायरेक्टली क्या हो गया है अपना, रॉन्ग हो गया है। ठीक है, अब बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एनकरेजिंग द पेशेंट
टू पार्टिसिपेट इन यूनिट प्रोग्राम, ठीक है ना। ऐसा पेशेंट जो डिसओरिएंटेड है, जिसको अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के प्रति कोई भी मतलब नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को किसी भी प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट करना अभी ठीक नहीं रहेगा। दिस इज द नॉट ए इनिशियली ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना रॉन्ग आंसर हो जाएगा। रियलिटी द ओरिएंटेशन, यानी उसको नए नए चीजों से इंट्रोडक्शन करवाना, नए पर्सन से मिलवाना, क्या ये एक सही रहेगा? जी नहीं। अगेन वो ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि पेशेंट क्या है, सेल्फ सेंटर अपने आप में ही खोया रहता है, उसको सराउंडिंग एनवायरनमेंट के प्रति कोई भी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। डी ऑप्शन की तरफ मैं चलता हूं, इन्वॉल्वमेंट द मिलियोथेरेपी। जी हाँ, ये मिलियोथेरेपी की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। मिलियोथेरेपी बेसिकली ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है, ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट के लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्या रहने वाला है, मिलियोथेरेपी, ठीक है। मिलियोथेरेपी की अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली क्या होता है, इसका मीन्स कि ऐसे पेशेंट जिसको सराउंडिंग एनवायरनमेंट के प्रति हेल्पफुल दिया जाए, उसको सराउंडिंग एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग ऐसा एस्टेब्लिश किया जाए जिससे उस पेशेंट की जो साइकोटिक है, उसकी थॉट्स है, उसके एनवायरमेंटल जो बिहेवियर उसके अनुरूप बनाया जाए, कि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा साइलेंट करें, या फिर उसके अनुरूप जिससे पेशेंट की क्या हो सके, इंप्रूवमेंट हो सके, यानी सराउंडिंग एनवायरनमेंट पेशेंट के फेवरेबल के अंदर हो। ऐसी कंडीशन के अंदर अपन एक मिलियोथेरेपी है वो बेस्ट इफेक्टिव रहती है। ऐसे पेशेंट जो साइकोटिक के पेशेंट होते हैं उनके अंदर, और अपने को बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ भी है, डिसओरिएंटेड जब भी आती है तो डिसओरिएंटेड यानी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और सराउंडिंग एनवायरनमेंट अपने पॉजिटिव और उस पेशेंट के फेवरेबल कंडीशन बनाने के लिए मिलियोथेरेपी इज द बेस्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पे। डी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन आपके ड्रग कैलकुलेशन का, ठीक है। ड्रग कैलकुलेशन का एक ऐसा एमसीक्यू जो हमेशा हर एग्जाम के अंदर, चाहे नॉसेट के एग्जाम के अंदर लो, या फिर आपके ईएसआईसी के अंदर लो, या फिर डीएसएसबी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी नर्सिंग के एग्जाम के अंदर ड्रग कैलकुलेशन के एक या दो और कई बार 4 से 5 एमसीक्यू देखने को मिलता है, और ये एमसीक्यू तो बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। तो अपने को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हमेशा जब भी एक पेशेंट हैज बीन प्रेस्क्राइब डिगोक्सिन 125 माइक्रोग्राम बाय द मंथ एवरी मॉर्निंग डायग्नोसिस विद द हार्ट फेलियर, यानी हार्ट फेलियर के पेशेंट को डिगोक्सिन कितना दिया गया है, 125 माइक्रोग्राम, ठीक है ना। याद रखिएगा जो यूनिट है अपनी वो क्या है, माइक्रोग्राम के अंदर है। द फार्मेसी dispenses tablet that contains 0.25 mg each begins a nurse how many tablets need to the administration। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे पेशेंट के लिए जो हमेशा ड्रग कैलकुलेशन हो, डिजायर कितनी है और अवेलेबल कितना है, तो फॉर्मूला बेसिकली क्या रहेगा अपना, डिजायर बट्टा अवेलेबल, ठीक है ना। डिजायर बट्टा अवेलेबल। तो अपने पास में जो डिजायर है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो माइक्रोग्राम है, क्योंकि एक यूनिट क्या है अपने पास में, मिलीग्राम के अंदर, ठीक है ना। तो एक यूनिट क्या है अपने पास में, तो हमेशा याद रखिएगा मैथ्स के अंदर अपन स्टार से ही पढ़ता है कि हमेशा यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों को यूनिट या तो माइक्रोग्राम के अंदर कर दो या फिर मिलीग्राम के अंदर कर देते हैं। तो अपन जब इसको मिलीग्राम के अंदर करते हैं तो 0.125 मिलीग्राम, यहाँ पे जब इसको माइक्रोग्राम यानी क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइडेड करते हैं, जिससे अपने को क्या हो जाएगी, ये भी जो यूनिट है सॉरी मिलीग्राम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब डिजायर कितनी है और अवेलेबल कितना है, तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। अपने पास में क्या रहने वाला है, एवरी मॉर्निंग डायग्नोसिस और कंटेन्स फॉर्मूला से दैट 0.25, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा क्या रहने वाला है, 0.125। डिजायर्ड कितनी है अपने पास में 125, और अवेलेबल कितनी है अपने पास में 0.25। तो यहाँ पे क्या क्या कर देंगे अपन, जब इसको पॉइंट हटाएंगे तो कितने कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 और 3, और यहाँ पे जब जीरो इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितने 100 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टू यूनिट्स हैं,
2 यहाँ पे अपने पास में 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर के लिए अपन कितना करेंगे 100 से, तो ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, तो पीछे कितना रह जाएगा 125 को कितने से डिवाइड करना अपने को 250 से। तो हमेशा याद रखिएगा कितना आएगा राइट आंसर 1/2 या फिर 0.5। तो अपने पास में देखिएगा आंसर क्या रहने वाला है, आंसर अपने पास में 0.5 के अंदर नहीं अवेलेबल है, इसलिए राइट आंसर क्या चला जाएगा 1/2 यानी 1/2 यानी हाफ यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस एमसीक्यू अपन ने ये सॉल्यूशन किया है और क्या राइट आंसर चला जाएगा 1/2 यानी 1/2 यानी हाफ, इसका क्या रह जाएगा राइट आंसर चला जाएगा। तो इस तरह से अपने को एमसीक्यू को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन आपके पास में है, आपको ऐसे पेशेंट के अंदर, ऐसे एमसीक्यू के अंदर हमेशा याद रखिएगा दो मोर देन 1 भी राइट हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किस पे जाएगा ये हमेशा प्रायोरिटी बेसिस आजकल एमसीक्यू बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो नर्सिंग का किसी भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, ठीक है। द थर्ड एमसीक्यू अपने से पूछ रहा है कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्स should include which of the following scene informing a client about the home care service, ठीक है। होम केयर सर्विस के बारे में ये बेसिकली अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है कि शुड बी इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन इन्फॉर्मिंग ए क्लाइंट अबाउट, यानी एक जो नर्सिंग ऑफिसर है वो क्लाइंट को उस जो आपकी होम केयर है उसके बारे में वो क्या बेनिफिट्स बताएगा या फिर उसके बारे में क्या बताने वाला है, इसमें से ये अपने को जो बेस्ट इफेक्टिव रहेगा वो आंसर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में ए डिपेंडेंसी ऑन द होम केयर नर्स विल डेवलप, ठीक है, डिपेंडेंसी। और दूसरा अपने पास में होम केयर विल बी द कॉस्ट मोर देन द स्टेइंग इन द हॉस्पिटल, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव हमेशा याद रखिएगा हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा लगता है, क्योंकि बेड चार्जेस, डॉक्टर की फीसेज और भी कोई टेस्ट वगैरह हैं वो सारे के सारे कितने, अगर अपन बात करें इकोनॉमिकल की बात करें तो घर पे बहुत ही कम प्राइस के अंदर, बहुत कम खर्चे के अंदर पेशेंट की केयर को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और हॉस्पिटल के अंदर क्या चाहिएगा अपने को चार्जेस ज्यादा चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। देयर आर द लिमिट्स टू एडवांटेज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे इतना राइट आंसर नहीं रहने वाला है, क्योंकि अपन टेक्नोलॉजी को भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, लिमिट्स यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। द ग्रेटर एटोनॉमी एंड कंट्रोल ओवर सेल्फ केयर आर द फोस्टर्ड, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल बात सही है। ये भी देखिए इन दोनों के अंदर में अगर मैं बात करूं तो ए एंड डी दोनों राइट हैं, लेकिन बी और डी ऑप्शन की मैं बात करूं तो वो सबसे ज्यादा राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर बेसिकली जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है ना, जो पेशेंट को जब सराउंडिंग एनवायरनमेंट मिलता है तो वो खुद से अपना काम करने लगता है और खुद भी अपनी केयर करने के लिए, क्योंकि जब हॉस्पिटल में जब अपन होते हैं तब क्या होता है बेसिकली जो स्टाफ नर्स हैं, जो ऑफिसर हैं, जो आपकी वार्ड बॉय हैं और भी जो स्टाफ, उनके ऊपर अपन क्या हो जाते हैं डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसे होती हैं जैसे एम्बुलेशन है, खुद को चलना होना, ये सारे के सारे जब अपन डिपेंडेंट हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि अपन उतनी ज्यादा इफेक्टिव केयर नहीं कर पाते, खुद को इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं जितना कि खुद के लिए होम के अंदर जब अपन घर के अंदर जाते हैं तो घर के मेंबर की भी अपन सपोर्ट लेके खुद अपना काम कर सकते हैं। तो ऑटोनॉमी का मतलब यही होता है, ग्रेटर ऑटोनॉमी यानी खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे खुद का अपने खुद का जो काम है, कुछ ड्रेसिंग्स वगैरह है या फिर मेडिसिन लेना है या फिर कुछ भी अपने वुंड्स का केयर करना है या फिर अपने को खुद को जैसे हो सके पोजीशन चेंज करनी, ठीक है ना, क्योंकि बेड रिडन पेशेंट के अंदर पोजीशन चेंज होना भी एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। कितने प्रेशर अल्सर्स के पेशेंट कई बार देखते हैं कि प्रेशर अल्सर या फिर जो डेक्यूबेटस अल्सर होते हैं उनके अंदर जो लॉन्ग टर्म जो पेशेंट होते हैं बेड रिटर्न, उनके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो घर पर ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से अपन केयर कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है, एमसीक्यू अपने से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन एथिकल डायलेमा फेस्ड बाय द नर्स। तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। अपने से ये एमसीक्यू पूछ रहा है कि कौन सा अपने पास में सबसे ज्यादा देखते हैं कि
फेस करना पड़ता है एक नर्सिंग ऑफिसर को अपने एथिक्स के प्रति, कि सबसे ज्यादा उनको बार बार वो चीज फेस करनी पड़ती है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पेशेंट को बेसिकली अगर बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर जो ड्यूटी रहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको सबसे ज्यादा कौन सी चीज के अंदर दिक्कत हो सकती है या फिर उस चीज को बार बार उनको फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने से सबसे पहला है ऑप्शन ए ऑप्शन की तरफ मैं चला जाऊंगा, डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू प्लेस ए क्लाइंट इन ए प्राइवेट रूम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं है कि पेशेंट को प्राइवेट रूम के लिए, तो उसके लिए बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर को इतना कोई फेस नहीं करना पड़ता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। डिसाइडिंग द ऑर्डर इन विच द स्टाफ मेंबर शुड टेक बी देयर ब्रेक्स, या फिर अपने स्टाफ को ऑर्डर देना या फिर जो स्टाफ मेंबर है उनको ब्रेक्स या फिर छुट्टी देने के लिए जो बेसिकली यहाँ पे, तो उसके लिए भी इतना डिसाइड करने के लिए उनको बार बार ये भी एक कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता, ठीक है ना। ये भी उनको ऐसा कुछ नहीं है कि फेस करना पड़े, तो बी ऑप्शन पे क्या चला जाएगा, रॉन्ग। सी ऑप्शन की तरफ चले जाएं तो डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू आस्क अनदर नर्स टू केयर फॉर ए वेरी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट, या फिर डी ऑप्शन की तरफ मैं जाऊं, डिसाइडिंग वेयर और नॉट टू टेल ए क्लाइंट अबाउट देयर द क्लाइंट्स डायग्नोसिस। अब देखिए इन दोनों के अंदर मैं चला जाऊं तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डी भी कहीं ना कहीं राइट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नर्सिंग ऑफिसर है उनको पेशेंट के जो डायग्नोसिस है या फिर जो बेसिकली उनका जो डायग्नोसिस जो भी निकला है उसके बारे में पेशेंट को बताना, ये एक उनके लिए कॉम्प्लिकेशन है। तो ये बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर इतना नहीं डिपेंडेंट है जितना कि एक डॉक्टर के ऊपर है, ठीक है ना। कि क्योंकि डॉक्टर से ही पूछेगा, आप पेशेंट के जो अटेंडर होंगे वो भी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर्स आपके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे और वो ही उनकी ही ड्यूटी है कि डायग्नोसिस क्या हुआ है, वो अपना काम नहीं है, अपने को सिर्फ इतना ही है डॉक्टर साहब जो अपने को प्रेस्क्राइब करते हैं, जो ऑर्डर्स देते हैं उनको अपने को फॉलो करना होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में अपन में बात करें, लेकिन जो सी ऑप्शन की तरफ में अगर मैं जाऊंगा तो इसमें दिक्कत ये होती है कि कई बार जो पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन है तो बार बार अपने से जो दूसरे स्टाफ को बार बार पूछना, उसके बारे में बात करना, ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है कि अपने को हर बार ये चीज फेस करनी पड़ती है। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट चला जाएगा, डिसाइडिंग whether or not to ask another nurse to care for a very complicated patient, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग चला जाएगा। सी ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे राइट चला जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अपन एमसीक्यू को नेक्स्ट कंटिन्यू करने से पहले आपके लिए बहुत ही खास इंफॉर्मेशन ये रहने वाली है कि बाबा फरीदाबाद यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर आपको मात्र जो स्टाफ नर्स की एमसीक्यू कोर्स क्रैश कोर्स है वो मात्र 999 के अंदर आपको मिलने वाला है। और ये कहाँ मिलेगा, आपको ऐप के अंदर जाना पड़ेगा, किरोशा एकेडमी नाम के ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे नर्सिंग के अंदर जब आप जाते हो तो मात्र 999 के अंदर बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ये आपको एमसीक्यू कोर्स जो सीरीज है वो आपको मिलेगी बहुत ही कम प्राइस के अंदर। एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं और ये जरूर आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। वहां पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस मेक बिकम परफेक्ट, ठीक है। तो जरूर फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको इंफॉर्मेशन भी सबसे पहले मिल सके, ठीक है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। When counseling a pre-eclamptic about their diet, what should the nurse encourage the woman to do? Give me this answer कीजिएगा कि अपने से पहले ही बता दिया गया है कि डाइट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रीक्लम्सिया। व्हाट इज द प्रीक्लम्सिया, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के अंदर ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है ना। कहाँ देखने को मिलता है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो प्रेगनेंसी के अंदर ही ये कॉम्प्लिकेशन। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। एक होता है प्रीक्लम्सिया, दूसरा होता है इक्लम्सिया। अब मैं अगर मैं बात करूं प्रीक्लम्सिया के अंदर तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है हाइपरटेंशन, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 160 रहता है आपका, और कई बार 180 या फिर 200 के भी पार चला जाता है। तो 160 और 140 से अबोव तो अपन उसको बेसिकली किसके अंदर कंसिडर करते हैं, प्रीक्लम्सिया के अंदर कंसिडर करते हैं। लेकिन इसके साथ में और भी कंडीशन होनी चाहिए, क्या, प्रोटीनूरिया, ठीक है ना। प्रोटीनूरिया अगर +1 या फिर +2 तक का है, +1 या फिर +2 तक का है
तो बेसिकली ये क्या रहता है, एक माइल्ड के अंदर है प्रीक्लम्सिया, अगर सीवियर के अंदर चला जाएगा तो ये +3 और +4 के अंदर चला जाएगा, जो बेसिकली किसको कंसीडर करेगा, इक्लम्सिया को, ठीक है ना। और उसके साथ में, ठीक है ना, एडिमा देखने को मिलेगा, यानी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा, अगर जब ये सीवियर हो जाता है प्रीक्लम्सिया, तब किसके अंदर चले जाते हैं, सीजर्स के अंदर, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बेबी और मदर दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। इसलिए प्रीक्लम्सिया की तुलना में अगर मैं बात करूं इक्लम्सिया, दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है ना, मेजर कॉम्प्लिकेशन है इन प्रेगनेंसी के अंदर। और इसके अंदर जो सीवियर हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है इक्लम्सिया के अंदर। तो अब अपन बात करने वाले हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो बेसिकली जो प्रीक्लम्सिया के पेशेंट के लिए बेस्ट इफेक्टिव रहने वाला है, यानी ऐसी चीज को अपने को क्या करना पड़ेगा जिससे पेशेंट की इंप्रूवमेंट हो और प्रीक्लम्सिया के पेशेंट को इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल सके, ठीक है ना। तो अवॉइड सिंपल शुगर, जैसा कि इसने दे रखा है, देखिए ऐसे पेशेंट के अंदर अपने को ज्यादा शुगर नहीं देना है, लेकिन सिंपल शुगर को अपन नॉर्मल डाइट के अंदर शुगर को ले सकते हैं। इसको अवॉइड करने की कहीं भी ऐसी नीड नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया इसके अंदर बेसिकली नहीं देखने को मिलता। और जब ग्लूकोज या फिर हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड ग्लूकोज लेवल जब नहीं बढ़ता है, तो अपने को शुगर भी इतना अवॉइड करने की नीड नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत चला जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले अपन मैं बात करूं तो क्या रहने वाला है, हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनूरिया, और उसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, आपका एडिमा, ठीक है ना। अब बात करने वाले हैं कि ईट ए वेल बैलेंस डाइट। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा, जो प्रीक्लम्सिया के पेशेंट के अंदर अपने को डाइट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कौन सी, प्रोटीन डाइट भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। कौन सी डाइट, प्रोटीन डाइट भी आपको अच्छे से देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीनूरिया के कारण यहाँ पे प्रोटीन लॉस हो रहे हैं, ठीक है ना। प्रोटीन आपका लॉस हो रहा है, तो अपने को प्रोटीन डाइट यहाँ पे बेसिकली देनी पड़ेगी, जिससे इसको पेशेंट को बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मुझे अभी तक के लिए बेस्ट लग रहा है। देन सी ऑप्शन की तरफ चला जाऊं मैं, रेस्ट्रिक्ट सोडियम डाइट, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हाइपरटेंशन के पेशेंट होता है, तब उनको अपन बिल्कुल सोडियम की डाइट को कम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी भी रेस्ट्रिक्ट करें ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे इतना बेस्ट इफेक्टिव मुझे नहीं लग रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इंक्रीज इनटेक ऑफ द फ्लूइड, ठीक है ना। तो नॉर्मल आपको फ्लूइड देना है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आपको उस फ्लूइड को बढ़ाना है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी एडिमा है, और भी ज्यादा अगर आप फ्लूइड दोगे तो एडिमा बढ़ सकता है और किडनी के ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो ये भी क्या हो गया आपका रॉन्ग। इस तरह से आपको क्या करना है, अपना बेस्ट जो आंसर है उसको निकालना है, और एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ के, सारे ऑप्शन को आप अच्छे से समझ के फिर आप करेंगे, तो आपके सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे राइट आंसर की तरफ, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। When assessing a client admitted to the hospital for a diabetic ketoacidosis, which of the following clinical manifestation would above the nurse expect? ठीक है ना। तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। अब अपने पास में जो एमसीक्यू है वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्या होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन? इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मोर देन 250 यानी सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्या देखने को मिलता है? सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया। सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, तो सीधी सी बात है, जो कीटोन से वो आपके क्या होने लगेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है ना। कीटोन हमेशा याद रखिएगा क्या होने लगेंगे, ब्रेक डाउन। कीटोन्स ब्रेक डाउन होने लगेंगे। और इसके साथ में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगा, एसिड बेस इंबैलेंस है, वो बेसिकली आपका क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है ना। क्या देखने को मिलेगा डियर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर अपन क्या देखते हैं, हमेशा याद रखिएगा पीएच और जो है CO3 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि पीएच बेसिकली किसके समानुपाती होगा, आपके HCO3 के, ठीक है ना। अगर मैं पीएच की मैं बात करूं तो नॉर्मल कितना रहता है, 7.35 से लेके 7.45, और मैं HCO3 की मैं बात करूं तो याद रखिएगा कितना रहने वाला है, 22 से लेके 27 जो मिली इक्विवेलेंट पर
लीटर यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। तो जब ऐसी कंडीशन होगी 22 से कम होगा और SiO3 और जो पीएच है वो बेसिकली क्या होगा 7.35 से कम होगा, ऐसी कंडीशन को अपन क्या करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर कंसिडर करेंगे। तो देखते हैं एमसीक्यू के अंदर सबसे पहले आर्टेरियल ब्लड PCO2 का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। अगेन यहाँ पे PCO2 बेसिकली एबो, तो यहाँ पे अपने को SiO3 अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एबो तो होने से रहा और क्या रहेगा बिलो, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। अपने को दो चीजें नोट करनी है जब भी मेटाबॉलिक की बात आती है, तो आपको बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करूं जो HCO3 है उसको और पीएच को, इन दोनों को हमेशा रिलेशन में लाना है। इन दोनों में से कोई भी चीज अवेलेबल हो तो अपन क्या कर सकते हैं कंसिडर कर सकते हैं। तो पीएच हमेशा याद रखिएगा क्या रहेगा एसिडोसिस, और एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर बेसिकली जो पीएच है वो आपकी 7.35 से बिलो होना चाहिए, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द नर्स विल एडमिनिस्ट्रेशन लिक्विड मेडिकेशन टू ए 9 मंथ ओल्ड, ठीक है ना। बच्चा जो है वो बेसिकली क्या है आपका 9th मंथ का है, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द मेथड इज अप्रोप्रिएट, ठीक है ना। कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा किसके लिए जो लिक्विड जो मेडिकेशन है वो देना है, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ए मेडिकेशन विद ए सिरिंज टू द टंग, ठीक है ना। तो ये मुझे सबसे बढ़िया यहाँ पे अब तक का जो है वो लग रहा है, क्योंकि टू प्रिवेंट एस्पिरेट, ठीक है ना, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा कि अपन सिरिंज के द्वारा डायरेक्ट इसको टंग के ऊपर दे देंगे दवाई। तो ये भी राइट है। बी ऑप्शन की तरफ मैं चला जाऊं, द मिक्स द मेडिकेशन विद द इन्फेंट्स फॉर्मूला फीडिंग, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जो फॉर्मूला फीडिंग है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है ज्यादा होती है, और डोज को जब इसके अंदर डालेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा पूरी डाइट को या पूरी बोतल को या फिर उस फॉर्मूला फीडिंग को वो पूरी इनटेक करे, और अगर पूरा नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं डोज वो है वो कम चली जाएगी और इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं रहेगा। एक तो ये मेन रीजन हो गया, मेजर रीजन हो गया। दूसरा नहीं देने का ये भी रीजन है कि अगर उसको दवाई है जो मेडिकेशन है वो बेसिकली अगर उसको पसंद नहीं आई तो नेक्स्ट टाइम वो फीडिंग करने में भी दिक्कत करेगा, ठीक है ना, नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या रहेगा रॉन्ग आंसर। अलाउ द इन्फेंट टू द ड्रिंक द लिक्विड फ्रॉम ए मेडिकेशन कप, ठीक है ना। तो 9 मंथ बच्चा इतना भी मेच्योर नहीं है कि उसको आप कप के द्वारा दे, ठीक है ना। तो ये भी गलत है। होल्ड द चाइल्ड अपराइट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्पून के द्वारा, तो ये भी बिल्कुल क्या रहेगा रॉन्ग आंसर रहने वाला है, क्योंकि अपने पास में सबसे बढ़िया जो आंसर है वो रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन द मेडिकेशन टू द सिरिंज विद द नेक्स्ट टू द टंग, ठीक है ना, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में पूछ रहा है कि द नर्स हियर्स द अलार्म साउंड, ठीक है ना, टेलीमेट्री एंड कार्डिक मॉनिटर, ठीक है ना। जब आईसीयू के अंदर देखते हैं तो कार्डिक मॉनिटर का जो बेसिकली अलार्म साइन है वो तो क्विकली लुक्स ऑन द मॉनिटर एंड नोट्स दैट ए क्लाइंट इन ए वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है ना। अलार्म साइन हुआ है और जब अपन ने पेशेंट की तरफ बेड साइड गए तो देखने को मिलता है कि पेशेंट क्या है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर चला गया, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बेसिकली एक क्या है अरिदमिया, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है एक अरिदमिया है जिसके अंदर प्रॉपर क्या नहीं होगी जो आपके वेंट्रिकल्स हैं जो बिलो जो लो लेवल्स के बिलो लेवल के जो चैम्बर्स हैं वो प्रॉपर फिलिंग नहीं होने के कारण आपके देखने को मिलेगा। जो हार्ट रेट है वो बेसिकली अगर मैं बात करूं हार्ट बीट है, हार्ट बीट बेसिकली कितनी चले जाएगी मोर देन 100 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है ना। तो वो बेसिकली टेकिकार्डिया के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, तो यहाँ पे द नर्स रसेस टू द क्लाइंट्स रूम एंड रीचिंग द क्लाइंट बेड साइड द नर्स शुड परफॉर्म विच एक्शन फॉर। तो हमेशा याद रखिएगा ये बिल्कुल इंडिकेट करता है कि पेशेंट किसके अंदर शोक के अंदर चला जा सकता है, हार्ट फेलियर के अंदर चला जा सकता है,
आपके हार्ट ब्लॉक के अंदर चला जा सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहले आपने को हमेशा याद रखना है कि पेशेंट को देखना है, रेस्पॉन्स को चेक करना है, ठीक है ना। पेशेंट को रेस्पॉन्स करना है, अगर पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं है और उसकी जो पल्स है वो बेसिकली क्या है, अब्सेंस है, देन अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट सीपीआर दे देंगे, ठीक है ना। देन अपन क्या करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा डिलीवर इफेक्टिव ब्रीथ, ये बाद की बात है। बिगिन चेस्ट कंप्रेशन जस्ट इसके बाद में कि आपने क्या किया है, डिटरमाइन कर दिया है कि पेशेंट क्या है, अनरेस्पॉन्सिवनेस है, वहां पे रेस्पॉन्स नहीं है, तब अपन क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे बेसिकली। वो भी कब, जब अपन क्या करेंगे, पल्स चेक करेंगे, ठीक है ना। कौन सी पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपको, तो डायरेक्ट अपने को क्या कर देना है, बिगिन चेस्ट कंप्रेशन। और हमेशा याद रखिएगा जब भी अपन सीपीआर देते हैं तो उसके अंदर क्या फॉलो करते हैं, CAB, यानी आपका सबसे पहले सर्कुलेशन या फिर कंप्रेशन, देन एयरवे एंड देन ब्रीथिंग, ठीक है ना। देन अपन क्या करते हैं, ओपन एयरवे। दिस इज द सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का ये पेशेंट है अपने पास में, सॉरी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है ना। द नेक्स्ट एमसीक्यू, ए एप्रोप्रिएट गोल फॉर ए क्लाइंट विथ एंजाइटी वुड बी, ठीक है ना। तो ऐसा पेशेंट जो आपके पास में क्या एंजाइटी का है, ठीक है ना, पेशेंट किसका है, एंजाइटी का पेशेंट है, और क्या सबसे एप्रोप्रिएट गोल या फिर बेस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहेगा किसके लिए, ऐसे पेशेंट के लिए, ये अपने से पूछ रहा है। वेंटिलेट हर फीलिंग्स टू द नर्स, ठीक है ना। तो ये तो एक बात होगी कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक है ना। एंजाइटी एक ऐसी चीज है जो आपका क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म ये एक बेसिकली दिक्कत रहती है, आपके कॉम्प्लिकेशन रहता है एंजाइटी का। तो अगर आप हॉस्पिटल के अंदर, ये एक एक्यूट है, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा ये एक एक्यूट ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, एक्यूट ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, इतना लॉन्ग टाइम के लिए, नॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। तो हो सकता है राइट, लेकिन अपने को इससे भी बेस्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो ये अभी तक के लिए ये यहाँ पे एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्ट विद द रियलिटी, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना, डायरेक्ट एक्सपोज कर देना पेशेंट को उसकी रियलिटी के साथ में। तो अपन ने देखा है कि जब अपन साइकेट्रिक के अंदर देखते हैं तो सबसे ज्यादा वो जो पेशेंट है, जो फोबिया के पेशेंट है, ठीक है ना, जो फोबिया के पेशेंट हैं, फोबिया के पेशेंट है, उनके लिए जो अपन एक फ्लूटिंग, जो अपन बेसिकली जो एक टर्म्स यूज में लेते हैं, यानी डायरेक्ट उसको एक्सपोज करवाना। जिसको अगर कोई पेशेंट है उसको अगर लिफ्ट से डर लगता है, ठीक है ना, एक पेशेंट जिसको लिफ्ट में जाने से डर लगता है, तो ऐसे पेशेंट को सिर्फ अपन ऐसे करेंगे कि नहीं नहीं, अपन तो सिर्फ क्या करेंगे, दूर से ही उसको देखेंगे, फिर अपन कहेंगे बस उसको सिर्फ अपन टच करके वापस आ रहे हैं, और डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे, लिफ्ट के अंदर बैठा देंगे, यानी डायरेक्ट एक्सपोज करना है। दिस इज कॉल्ड फ्लूटिंग, ठीक है ना। तो ये बेसिकली किसके लिए, जो फोबिया के पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो बी ऑप्शन भी क्या चला जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग। लर्न सेल्फ हेल्प टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी, ये अपने को बेस्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। ऐसे पेशेंट जो खुद से अगर ट्राई करे, ठीक है ना, अगर जो खुद से ट्राई करे, खुद को रिलैक्सेशन थेरेपी है, ठीक है ना, ये क्या है, रिलैक्सेशन थेरेपी, ठीक है ना। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, रिलैक्सेशन थेरेपी या फिर योगा मेडिसिन, सॉरी योगा या फिर जो मेडिटेशन जो करते हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे पेशेंट अगर खुद से ट्राई करें कि मैं मेरे जो एंजाइटी है उसको कम करूं, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ना कि कोई एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा अपन उस एंजाइटी को कम करने की कोशिश करें। इससे ज्यादा इफेक्टिव क्या रहने वाला है कि पेशेंट खुद से अगर वो ट्राई करे कि मैं मेरी एंजाइटी को रिलैक्सेशन थेरेपी, योगा मेडिटेशन जैसी जो थेरेपी है उनसे वो अगर कम करना, रिलैक्स रहे, तो ये पेशेंट को बेसिकली क्या रहेगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। बिकम डिसेंसिटाइज टू द पोस्ट ट्रॉमा, तो हमेशा याद रखिएगा एंजाइटी बहुत लेवल अलग अलग तरीके की होती है। जरूरी नहीं है कि कोई भी एक जो पोस्ट ट्रॉमा हुए या फिर किसी भी पास्ट टाइम के अंदर एक घटना हुई है उसके कारण हो सकता है, ठीक है ना, ये एक रीजन है, लेकिन हमेशा यही रीजन हो वो जरूरी नहीं है। इससे अपने पास में बेस्ट आंसर ये रहेगा कि लर्न सेल्फ हेल्प टेक्निक टू द रिड्यूस एंजाइटी, ठीक है ना। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपने पास में आज का जो फाइनल एमसीक्यू है वो बेसिकली ये रहने वाला है। एट 7 AM द नाइट hangs a new 500 ml bag to the DNS and adjust the flow rate to the 35 ml per hour as per orders. If the IV infuse at the proper rate, how much fluid should be the left in the bag when the nurse makes round at
11:30 हाफ वे थ्रू द शिफ्ट, ठीक है ना। तो अपने से बेसिकली सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि 7 AM से लेके 11:30 AM, ठीक है। तो इन दोनों ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 4.30 ओवर गया, ठीक है ना। 4.5 घंटे का ये ड्यूरेशन है, ठीक है ना। और अपने को कितना दिया गया है, 35 ml है, बेसिकली कितने 1 घंटे के अंदर जा रहा है। और अपने पास में जो अवर्स हैं वो बेसिकली कितना है 430, ठीक है ना। तो अपन क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। 35 को अपन क्या कर देंगे 4.30 से जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली कितना आएगा 157 पॉइंट कुछ आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मानूं तो कितना रह जाएगा अपने पास में 160 ml कितना चला जाएगा आपके पास में, ये चला जाएगा बेसिकली 4.5 घंटे के अंदर। और अपने से जो पूछा गया है वो बेसिकली क्या पूछा गया है, अब पीछे बचा हुआ, तो सीधी सी बात है जो रिमेनिंग रहेगा वो कितना रहेगा 500 में से जब अपन क्या करेंगे 160 को डिवाइड कर देंगे, तब अपने पास में जो पीछे आंसर रहेगा वो बेसिकली क्या रहने वाला है 340 ml है, वो बेसिकली क्या रह जाएगा रिमेनिंग रह जाएगा। और यही अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है हाफ वे थ्रू द शिफ्ट, ठीक है ना। तो बाकी वाली शिफ्ट के अंदर बेसिकली अपने को 340 ml ये बेसिकली देना पड़ेगा। तो सी आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। तो इस तरह से ड्रग कैलकुलेशन के अपन ने देखे कि 2 एमसीक्यू आ चुके हैं एग्जाम के अंदर। तो इस तरह से आपको ड्रग कैलकुलेशन का एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भी आपको तैयार करना चाहिए। तो ये सारे के सारे अपन सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स से सिलेक्टेड जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और इसी तरह क्यूरेशा एकेडमी चैनल को फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आज का ये इंपोर्टेंट एमसीक्यू सेशन यहीं पे होता है समाप्त। फिर मिलेंगे अपन एक धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।